नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात शाह के चक्रकाल में फंसे अंसार की, क्योंकि जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत उसकी बैंक डिटेल्स और दूसरी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई है। फिर बात करेंगे योगी के चक्रव्यूह में फंसे मौलाना तौकीर रजा की, जिन्होंने मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की तो योगी के बुलडोजर लिस्ट में उन्हीं का नाम शामिल हो गया। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे सोनिया गांधी के चक्रव्यूह में फंसे प्रशांत किशोर की, जिन्होंने कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए सुझाव पेश करना शुरू किया तो अब उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें भी तेज हो गई। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे घोटाले के चक्रकाल में फंसी ममता बनर्जी की, क्योंकि शारदा चिटफंड मामले में अब ईडी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात ईडी के चक्रकाल में फंसे पुष्पा अंसार की। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर की गई हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार समेत दूसरे संदिग्धों पर अब ईडी ने शिकंजा कस लिया है। एजेंसी ने इन सभी के खिलाफ पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इससे पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी की पीएमएलए एक्ट के तहत जांच के लिए पत्र लिखा था। पत्र मिलने के बाद हरकत में आई ईडी ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों के आधार पर अपनी शुरुआती जांच को आगे बढ़ा दिया है। दरअसल अंसार की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उसकी रईसी की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पुलिस को शक है कि उसने जुए के जरिए कमाए गए पैसे से कई जगहों पर जमीनें और दूसरी संपत्तियां खरीदी थी। इसके अलावा ईडी अंसार की संपत्तियों और बैंकों की भी जांच कर रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि अब ये मामला दंगे का नहीं है, अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन का भी मामला बन गया है। पेशे से तो अंसार बस एक कबाड़ी वाला था, लेकिन घूमता वो बीएमडब्ल्यू में था। हाथों में मोटी मोटी अंगूठियों सहित गले में मोटी सोने की चेन पहनता था। सोने से लदे अंसार की कई तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें वो बड़े शौक से इन सभी चीजों का शो ऑफ करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कबाड़ी वाले के इस तरह के महंगे शौक देखने के बाद अब एजेंसियों ने उसके वित्तीय लेन देन पर नजर पैनी कर दी है, जिसके बाद अंसार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिसके बाद पुष्पा के अंदाज में पुलिस के साथ निकलने वाले इस अंसार के सारे ऐशो आराम में एक साथ फायर लगने वाली है। यहां ईडी ने अंसार पर शिकंजा कसा तो वहां योगी के चक्रकाल में मौलाना तौकीर रजा फंस गए। शाह के बुलडोजर से बौखलाए मौलाना ने जोश जोश में भड़काऊ बयान तो दे दिया, लेकिन अपने बयान के चलते अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा के मुस्लिमों को भड़काने वाले बयान पर यूपी में योगी सरकार में मंत्री ने चेतावनी दी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि जिस किसी ने ये बयान दिया है उस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तौकीर रजा ने अपने बयान में कहा था कि जिस दिन मुस्लिम सड़कों पर उतरेगा किसी के कब्जे में नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को धृतराष्ट्र बताते हुए ये चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने अपना रुख नहीं बदला और इसी तरह बुलडोजर चलता रहा तो ये देशव्यापी जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान तमाम लोग शामिल होंगे। देश के हर जिले, हर सूबे से देश की एकता में विश्वास रखने वाले खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोग शामिल होंगे। फिर देश में महाभारत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि मौलाना साहब अक्सर ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार रजा का यह बयान उन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि ये कट्टरपंथी देश के हालातों का फायदा उठाकर मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं, जिससे देश का माहौल और भी ज्यादा बिगाड़ा जा सके। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद अगर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो मौलाना साहब को बहुत दर्द उठा और घुसपैठियों के समर्थन में ये आवाज उठाने लगे हैं। लेकिन अब जरा इनसे ये पूछिए कि वहां बुलडोजर चला तो आपने आवाज उठा ली, अब आपके लिए कौन आवाज उठाएगा? क्योंकि जिस मुसलमान को आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं वो मुसलमान भी आपकी इन हरकतों से बखूबी वाकिफ है।
तौकीर रजा जैसे कट्टरपंथी लगातार मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, लेकिन योगी राज में अब ये सब और ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जल्द ही इन कट्टरपंथियों पर योगी का बुलडोजर चलेगा, जिससे इन्हें एक बात समझ आ जाएगी कि मुसलमानों को बरगलाने और देश के माहौल को बिगाड़ने का क्या नतीजा होता है। यहां योगी के जाल में मौलाना फंसा तो वहां सोनिया के चक्रव्यूह में प्रशांत किशोर फंस गए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर जल्द ही विराम लग सकता है। खबर है कि जल्द ही कांग्रेस का हिस्सा वो बन सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि उनके लिए पार्टी ने जिम्मेदारी भी तय कर ली है। बीते कुछ हफ्तों में किशोर ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैक टू बैक बैठकें की है। इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की कोशिशें इस बार सफलता की कगार पर है। वो जल्द ही पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यहां यह भी बताया गया कि उनके लिए पार्टी ने अहम भूमिका भी लगभग तय कर ली है। इस भूमिका की रूपरेखा राहुल गांधी के साथ सलाह के बाद पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी तैयार करेंगी। लेकिन इन सब के बीच किशोर के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सोनिया गांधी की ओर से गठित विशेष टीम चाहती है कि पीके पूरी तरह कांग्रेस के लिए ही काम करे और बाकी सभी पार्टियों से नाता तोड़ ले। अब प्रशांत किशोर की तो एक ही ख्वाहिश है कि उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए और वो केवल गांधी परिवार या फिर सोनिया गांधी को ही रिपोर्ट करे। इसके साथ ही अहम बात यह भी है कि क्या वाकई सोनिया गांधी पीके के इस प्रस्ताव को मान लेंगी, क्योंकि अगर सोनिया ने पीके की ये बात मान ली तो पार्टी के पुराने नेताओं के सिर पर लाकर प्रशांत किशोर को बैठा दिया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस में बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को ऑर्डर देने वाले होंगे पीके। अच्छे खासे तजुर्बे वाले नेताओं को पीके बताएंगे कि क्या काम करना होगा, जिससे पार्टी के हालात तो बिगड़ने तय है ही। साथ ही अब आगे आने वाले समय में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि पीके कब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कौन सा पद प्रशांत किशोर को दिया जाता है। यहां सोनिया के चक्रव्यूह में प्रशांत किशोर फंसे तो घोटाले के जाल में ममता बनर्जी फंस गई हैं, क्योंकि ईडी ने शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की है। जानकारी के मुताबिक शारदा कंपनी की 6.289 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। यह संपत्ति असम में है। दरअसल पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड समूह ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। बंगाल से बाहर पड़ोसी राज्यों ओडिशा और असम में भी शारदा समूह का जाल फैला हुआ था। गुवाहाटी, कोकराझार और बंगाई गांव जैसे जिलों में शारदा समूह ने जमीन खरीद रखी थी। शारदा कंपनी के प्रमोटर सुदीप सेन और देवयानी मुखर्जी को पहले भी कई मामलों में पूछताछ के लिए गुवाहाटी ले जाया जा चुका है। इस बार ईडी ने असम में शारदा की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने गुवाहाटी में 4 चल और अचल संपत्तियां जब्त की है, जिसमें सिलचर शहर में एक बहुमंजिला इमारत भी शामिल है। इसके पहले पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 35 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। शारदा समूह पर 2013 तक बंगाल, असम और ओडिशा राज्यों में फैले नेटवर्क के साथ चिटफंड घोटाला चलाने का आरोप है। मामले में ज्यादा ब्याज देने की स्कीमें देकर लाखों निवेशकों से हजारों करोड़ों रुपए वसूले गए और फिर उसे लौटाया नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की सीबीआई जांच भी हो रही है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं की गिरफ्तारी और पूछताछ हुई थी और अब ईडी ने करोड़ों की संपत्ति मामले में जब्त कर ली है, जिसके बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी का जंगल राज चला आ रहा है, उसके बाद अब आगे की कार्रवाई में कई और बड़े खुलासे होने भी तय है। बलात्कार का मामला हो, हत्या का मामला हो, गुंडागर्दी का मामला हो, सभी में लगातार ममता बनर्जी के नेताओं की भूमिका सामने आई ही है। इसके अलावा खुद ममता बनर्जी का नाम भी इम्फान घोटाले में आ गया है। शारदा चिटफंड मामले में भी तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं की गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में जो एक्शन अब ईडी ने लिया है, उसके बाद मामले में कई और बड़े एक्शन एजेंसी की ओर से देखे जा सकते हैं, जिससे ममता की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।